जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एग्ज़ाम एजुकेटर में। तो लगातार आपकी तैयारी चल रही होगी, बहुत अच्छी चल रही होगी। और इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में अब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रतिदिन हम आपके लिए एक कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं। उस कॉन्सेप्ट में हम आपको छोटी छोटी बारीकी समझा रहे हैं और उसके जो भी टॉपिक हम ले रहे हैं यहाँ पर, उसके समस्त पहलुओं को कवर करने का कोशिश करते हैं कि आगामी परीक्षा अगर हो तो अगर क्वेश्चन बने तो मेरे ही इस क्लासरूम से क्वेश्चन बन जाए। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अगर आएगा दोस्त और उस टॉपिक से आएगा तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि हमारी इस क्लास के अलावा कहीं से भी प्रश्न बनने की संभावना नहीं होगी, आप ये मान कर चलिए। क्योंकि हम आपको इतना मटेरियल दे रहे हैं, उसके अलावा एमसीक्यू दे देते हैं, जिससे आपके वो सारे पहलू कवर हो जाएं जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो ये लगातार इसी तरह से चलेगी, 365 डेज चलेगी, अर्थात पूरे साल भर चलने वाली ये क्लास है। और एमसीक्यू भी हैं इसमें, इसको भी आपको दिमाग में रखना है। 9:30 बजे रात्रि में प्रतिदिन होती है ये क्लास और आधे घंटे की क्लास है। अगर आप इसको लगातार देखते रहते हैं तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आज का कॉन्सेप्ट है हमारा, आप देख रहे होंगे, विशेष आहरण अधिकार, अर्थात स्पेशल ड्राइंग राइट्स, एसडीआर के बारे में सुना होगा। अब ये एसडीआर है क्या और इसका जन्म कैसे हो रहा है, ये कैसे निकल कर आ रहा है एसडीआर, ये दिमाग में आपके चल रहा होगा कि इसका उद्भव कैसे हो रहा है, कैसे ये निकल कर आ रहा है। इसकी बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन देखते हैं। हमारा मेन पर्पस क्या होता है कि क्वेश्चन सबसे पहले ये बताना कि आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो प्रश्न नंबर 1 हमारा कहता है, विशेष आहरण अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अर्थात विचार करें, कुछ कथन दिए गए हैं। नंबर 1, एसडीआर का उपयोग केवल आईएमएफ के सदस्य देशों द्वारा किया जा सकता है, गैर सदस्य देशों के द्वारा नहीं किया जा सकता है आईएमएफ का। दूसरा है, एसडीआर को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रत्यक्ष भुगतान के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा है, एसडीआर का मूल्य निर्धारण हर 5 साल में एक बार संशोधन किया जाता है। 3 यहां पर कथन दिए गए हैं। वास्तव में उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 3, 2 और 3, 1, 2 और 3, कौन सा इसमें सही है? आपको सही जवाब इसका देना है। बहुत सोच समझकर इसका जवाब दीजिएगा आप कि इसका सही जवाब क्या है। अगर आपको पता है तो, नहीं पता है तो आगे चल के हम जब क्लास समाप्त करेंगे तो अपने आप ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और क्लास आपकी जो होगी उसके माध्यम से आप इस प्रश्न को बड़े आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए, एक बात बता दूं, जब आप तैयारी करते हो तो तैयारी करते समय सबसे बड़ी चुनौती क्या आती है कि हम एमसीक्यू को बहुत अच्छी तरीके से नहीं कर पाते। क्योंकि अगर हम पढ़ते हैं तो एमसीक्यू छूटते हैं और एमसीक्यू करते हैं तो पढ़ना छूटता है। दोनों को एक साथ लेकर चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और खासतौर से छोटे छोटे बिंदुओं पर। इसीलिए मैं ये क्लास लेकर आ गया। अब बहुत से बच्चों ने आज मुझे मैसेज किया कि सर मैं पूरी कोचिंग लेना चाहता हूँ, पूरी कोचिंग कहाँ से लूँ, कैसे लूँ? तो मेरा ये सुझाव है व्यक्तिगत रूप से कि जो लोग पूरी कोचिंग पर डिपेंड होकर तैयारी कर रहे हैं वो लोग ना करें। हमें लगता है कि आज इंडिविजुअल कई टीचर हैं, ऐसा नहीं मैं ही इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, कई टीचर हैं इंडिविजुअल जो रूप से इकोनॉमी को पढ़ा रहे हैं, या ज्योग्राफी को पढ़ा रहे हैं, या पॉलिटी को पढ़ा रहे हैं। अगर आप मॉड्यूल के रूप में ले लेते हो तो वो कोर्स भी आपके लिए सस्ता हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, कोर्स भी आपके लिए सस्ता हो जाएगा और बेहतर तैयारी का एक मॉड्यूल आपको मिल जाएगा। नहीं तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, इकोनॉमी के संदर्भ में तो आप ये क्लास देखते चलिए और एक किताब को, बेसिक किताब को, एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए, पर्याप्त हो जाएगा आपके लिए। कोई कोर्स आपको लेने की फिर जरूरत ही नहीं होगी इकोनॉमी के संदर्भ में। अदर सब्जेक्ट के संदर्भ में आप फिर विचार कर लीजिए कि कैसे क्या करना है, उस तरह से आप अपनी रणनीति बनाइए और चीजों को आगे बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो हमारा इसका सही जवाब आप यहां पर प्रेषित करिए बेसिकली। ठीक है, तो कहानी करते हैं अब शुरू विशेष आहरण अधिकार की, अर्थात स्पेशल ड्राइंग राइट्स की, अर्थात एसडीआर की। ठीक है, लेकिन पहले हम स्वर्णमान गोल्ड सिस्टम
ब्रिटेन वुड्स सिस्टम, इसको समझेंगे तब हम एसडीआर की तरफ चलेंगे। ठीक, देखो आप ऐसे समझो इसको, ऐसे कैसे समझोगे आप इसको? ऐसे समझो कि कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है कि एक देश है, ठीक, ये देश है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हम देखते हैं अर्थव्यवस्था में, ठीक। अब इन देशों के बीच में अगर देखा जाए, इस देश का कई देशों के साथ व्यापारिक संबंध है। कैसा है? कई देशों के साथ में व्यापारिक संबंध है, व्यापार है। जैसे जापान के साथ व्यापार है भारत का, ठीक, अमेरिका के साथ व्यापार है भारत का, ठीक, रूस के साथ भी व्यापार है भारत का, चीन के साथ भी व्यापार है भारत का, पाकिस्तान के साथ भी व्यापार है भारत का, समझिएगा, भूटान के साथ भी, मतलब हर छोटे से छोटा देश भी और बड़े से बड़े देश के साथ भारत का व्यापारिक सिस्टम चल रहा है पूरा का पूरा। अब जब व्यापारिक सिस्टम चल रहा है तो अब ऐसी कंडीशंस में हमारे यहां से अगर रसिया या चीन, अमेरिका या जापान किसी भी देश में अगर कोई वस्तु भेजी जाती है तो हमें उनके देश की मुद्रा प्राप्त होगी। हमारे यहां से कोई वस्तु भेजी जाती है तो मुझे उनके देश की मुद्रा प्राप्त होगी। और अगर उनके देशों से अर्थात इन देशों से कोई भी चीज हमें मंगानी होती है तो मुझे पेमेंट किस में करना पड़ेगा? इनके देश की मुद्रा के रूप में पेमेंट करना पड़ेगा। इतना तो समझ में आ गया। मतलब मैंने अगर चाइना से कोई वस्तु मंगाई है तो चाइना वाला कहेगा क्या कि भैया आप जो पेमेंट करो वो रुपए में ना करो बल्कि हमारे देश की मुद्रा में करो। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब जब रुपए में पेमेंट करने की बात आती है तो हमारा एक तरह से रुपया बदला जाता है विदेशी जो मुद्रा के संदर्भ में, अर्थात जिस देश के साथ में हम व्यापार कर रहे हैं उस देश के साथ में बदला जाता है। अब बदला जाता है तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, अर्थव्यवस्था में कुछ संकट पैदा हो जाते हैं। अर्थव्यवस्था में संकट ये हो जाते हैं कि रसिया अगर एक दिन कहने लगे कि आपका रुपया मेरे लिए क्या वैल्यू रखे हुए, कोई वैल्यू नहीं रखे, आपका रुपया मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रखे हुए, कोई महत्व नहीं है आपके रुपए का मेरे लिए, मैं आपका रुपया स्वीकार नहीं करूंगा, मैं आपका रुपया स्वीकार नहीं करूंगा। मुझे तो वास्तव में क्या है कि आपका रुपया एक्सेप्टेबल नहीं है। अब समस्या आ गई क्योंकि रसिया ने ऐसा बोल दिया। अब मैं उसको क्या दूं? अब मैं उससे कहूंगा क्या कि भैया रसिया तुम हमारा रुपया नहीं चाहिए भारत का, तो भैया ऐसा करो तुम्हें क्या चाहिए वो बताओ, तुम्हें क्या चाहिए वो बताओ। तो अब रसिया जिस देश की मुद्रा को अगर डिमांड करेगा तो हमें देना पड़ेगा क्योंकि मैंने तो उसे वस्तुएं मंगा दी। तो अब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। ये समस्याएं एक तरह से बार्टर सिस्टम में आ रही थी। अब जब बार्टर सिस्टम में आ रही थी तो एक्सचेंज कैसे किया जाए, ठीक। एक दूसरी समस्या ये, एक्सचेंज कैसे किया, जैसे मैंने रसिया से कहा कि भैया 1 रुपया के बदले 1 रसियन रुपया होगा, या 1 रुपया के बदले 1 अमेरिकी डॉलर होगा। बोले अच्छा ऐसे कैसे होगा, मतलब हमारी मुद्रा आपकी मुद्रा के बराबरी नहीं करेगी, ये हम तय कर रहे हैं। अब लो, अब हम परेशान कि भैया हम तो सोचे थे कि भैया अगर $4 की चीज मंगाई है तो हम $4 का पेमेंट कर दें। अब वो तैयार नहीं है, अमेरिका कह रहा है नहीं। तो ये विनिमय के संदर्भ में क्या है कि वास्तव में प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हुई। अब जब प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हुई तो प्रॉब्लम की समाप्ति के लिए 19वीं शताब्दी में एक सिस्टम डेवलप किया गया। उसी सिस्टम को कहा गया स्वर्णमान प्रणाली अर्थात गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, जिसमें क्या होता था, क्या हर देश अपनी मुद्रा को गोल्ड में कन्वर्ट करता था, मुद्रा को सीधे गोल्ड से जोड़ा देता था और फिर गोल्ड के रूप में क्या करता था कि
रुपए का निर्धारण कर देता था। कैसे कैसे रुपए के रूप में? मान लेते हैं क्या, एक एग्जाम्पल के रूप में, $1 का अगर 10 ग्राम, कितने ग्राम? 10 ग्राम अगर सोना मिल रहा है, ठीक, और अगर भारत में 100 रुपए का अगर 10 ग्राम सोना मिल रहा है, गोल्ड के साथ स्टैंडर्ड एक तरह से डेवलप कर दिया, तो ऐसी कंडीशंस में तय कर दिया गया क्या, $1 बराबर 100 रुपीज। क्या कर दिया गया? $1 बराबर 100 रुपये तय कर दिया गया। इसी को कहा गया गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, अर्थात मुद्रा की निश्चित मात्रा में सोने में बदला जा सकता है और विनिमय दर विभिन्न देशों की मुद्राओं के सोने के मूल्य के आधार पर तय होना शुरू होगी। मैंने कहा $1 बराबर 10 ग्राम सोना मिल रहा है, तो 100 रुपए का भारत में, ये अमेरिका में है और ये भारत में है। अब ऐसी कंडीशंस में क्या सेट हुआ? $1 बराबर 100। अब इसको एग्जाम्पल से और समझ लो। उदाहरण के रूप में मान लीजिए 19वीं शताब्दी में भारत स्वर्णमान प्रणाली का पालन करता है, ठीक, भारतीय रुपया एक, ठीक है, रुपए से 0.1 औंस सोना निर्धारित है, इतना सोना मिलता है 1 रुपए से, और उसी समय 1 पाउंड से 1 औंस सोना मिलता है, 1 पाउंड से 1 औंस, और 1 रुपए से कितना? इतने, ठीक। तो अब क्या है कि 1 पाउंड बराबर 1 औंस सोना मिल रहा है और 1 रुपए से इतने औंस सोना मिल रहा है, समझिएगा, वही सिस्टम है बिल्कुल। इसीलिए 1 पाउंड से कितना मिलेगा? 1 पाउंड से मिलेगा 1/01, अर्थात 10 रुपए का सोना मिलेगा। निकाल दिया। ऐसे एक सिस्टम यहां पर डेवलप होता है। तो अब क्या हो गया यहां पर? अब निकालकर एक तरह से डेवलप हो गया क्या? ब्रिटिश पाउंड, एक ब्रिटिश पाउंड बराबर 10 INR के रूप में ये निर्धारित हो गया, बड़े आराम से एक तरह से। नहीं तो सबसे सरल तरीका हमने आप लोगों को बता दिया है, इस तरह से ये निकल गया। वही सेम सिस्टम ये भी है और सेम सिस्टम है ये। तो अगर कोई भारतीय व्यापारी ब्रिटेन से सामान खरीदता है तो वो 10 रुपए देकर 1 पाउंड प्राप्त कर सकता है, क्योंकि दोनों मुद्राएं सोने के मूल्य से जुड़ी हैं। और अगर ब्रिटिश व्यापारी भारत से सामान खरीदना चाहे तो वो 1 पाउंड देकर 10 रुपए का सामान खरीद सकता है। इस तरह से ये सिस्टम चल रहा था। फिर क्या दिक्कत आई? दिक्कत ये आई वास्तव में क्या कि इसको जोड़ा गया सोने से। इसको जोड़ा गया किससे? सोने से। अब सोने से जोड़ा गया, मान लेते हैं कि भारत के अंदर यही सोना 100 रुपए 10 ग्राम का है, 110 का हो जाए। यही सोना अगर 10 ग्राम से कितना हुआ? 110 रुपए का हो गया, तो $1 बराबर सीधा बढ़ गया कितना? 110 रुपया। 110 रुपया हो गया $1 बराबर, क्योंकि 110 रुपए का अब यही सोना मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशंस में क्या है कि अगर हम देखें यहां पर तो स्थिर विनिमय दर ये एक तरह से तब तक स्थिर रहेगा जब तक कि सोने का मूल्य स्थिर है। अगर सोने के मूल्य में उतार चढ़ाव होगा तो उससे फ्लक्चुएशन आएगा, और ये आप मानकर चलिए कि हमेशा ही सोने के मूल्य में उतार चढ़ाव तो आना ही आना है, आप ये मान लो। तो इसका मतलब है कि भारतीय रुपए की वैल्यू तो गिरनी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। हो सकता है अमेरिका में ना हो सोने का, क्योंकि भारत में डिमांड ज्यादा है और सोने के संदर्भ में भारत की वैल्यू गिरने लगे, ठीक है। अब इस तरह से यहां पर, ठीक है, ये था। अब इसको रिलेट किया गया था किसके? गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम से। तो सोने से इसको जोड़ दिया गया था। तो ऐसी कंडीशंस में क्या है, क्या 10 रुपए लेकर कोई 1 औंस सोना प्राप्त कर सकता था, इस तरह की व्यवस्था लाई गई थी इस प्रणाली के अंतर्गत। और सबसे बड़ी बात है कि सोने की उपलब्धता पर निर्भरता के कारण आपूर्ति सीमित हो सकती थी। अगर सोना होगा तब तो डेवलप होगा, क्योंकि इसको गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम से जोड़कर चीजें रिप्रेजेंट हो रही थी। तो मामला क्या हो गया? गड़बड़ा गया। इस विनिमय सिस्टम के संदर्भ में जो हर देश कह रहा था ना पहले शुरुआत में कि भैया आप हमारे हिसाब से तय करो, हमारे हिसाब से करो, तो ये कहा गया कि भैया हम सोने के हिसाब से तय करेंगे।
अब जब सोने के हिसाब से तय करेंगे तो जैसे ही एक तरह से सोने के हिसाब से तय करने की बात आई तो हमने सबसे पहले अपना लिया क्या, गोल्ड स्टैंडर्ड, अर्थात सोने के साथ रिलेट कर दिया और रिलेट करके हमने क्या किया कि उस तरह के सिस्टम को अपना लिया। लेकिन विश्व के स्तर पर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ तो अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति भी वैश्विक स्तर पर बड़ी तेजी से गड़बड़ा गई, बहुत तेजी से अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति गड़बड़ा गई। यहां तब यह हुआ कि 1944 ईस्वी में एक नई व्यवस्था डेवलप की गई जिसे ब्रेटन वुड्स प्रणाली के नाम से जाना जाता है। ब्रेटन वुड्स प्रणाली के नाम से जाना गया और इसमें कह दिया गया कि विनिमय दर अमेरिकी डॉलर के आधार पर निर्धारित की जाएंगी। क्या कह दिया गया कि विनिमय दरें, इसमें कह दिया गया विनिमय दर अमेरिकी डॉलर के आधार पर निर्धारित की जाएंगी। ठीक है, और अमेरिकी डॉलर स्वयं गोल्ड से जुड़ा था, ये इसमें लाया गया। ठीक है, अब भारत के संदर्भ में इसको समझो, अमेरिकी डॉलर को किससे जोड़ दिया गया, सोने से, और जितने भी पेमेंट होंगे किसमें होंगे, अमेरिकी डॉलर में होंगे। अब अमेरिकी डॉलर में होंगे, जैसे मान लेते हैं क्या, ये निर्धारित किया गया उस समय क्या, 35 यूएस डॉलर से एक औंस सोना निर्धारित था। ठीक, और देश अपनी विनिमय दर को मुद्रा के साथ स्थिर रखते थे और जरूरत पड़ने पे अपनी मुद्रा को स्थिर करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग करते थे। ये एक तरह से इसके अंतर्गत रखा गया था। और फिर क्या था कि जब हमने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में स्थिरता बनाए रखने में ये मदद कर देता था, इस तरह से ये सिस्टम एक तरह से रिप्रेजेंट कर लिया था। अब एक यूएस डॉलर बराबर 35 औंस निर्धारित कर दिया गया और फिर भारतीय रुपए की विनिमय दर निश्चित की गई कि भैया ये होगी, एक यूएस डॉलर बराबर ये। ठीक, क्योंकि अब देखो ये कैसे निकल कर आया, आप सोच रहे होगे कि 4.76 कैसे, हमने एक तरह से देखा गया क्या कि भैया 35 औंस सोना कितने का मिल रहा है, पहले अमेरिका को सोना से जोड़ा गया, 35 औंस सोना कितने का मिलेगा भारतीय रुपए से, उसको हमने निर्धारित किया और उसको निर्धारित करने के बाद में अमेरिकी डॉलर से हमने पेमेंट को एक्सेप्ट किया, उसको कन्वर्ट किया किससे, अमेरिकी डॉलर से। ठीक, जैसे ठीक है, अगर भारत का कोई व्यापारी अमेरिका सामान करता है तो उसे 4.76 रुपए देकर एक अमेरिकी डॉलर मिलेगा। ठीक है, एक अमेरिकी डॉलर मिलेगा उसे 4.76 डॉलर। और अगर कोई अमेरिकी व्यापारी भारत से सामान खरीदता है तो एक यूएस डॉलर से इतना सामान एक तरह से खरीद सकता है, इतने रुपए का। ठीक है, अब जाहिर सी बात है क्या, ये व्यवस्था एक तरह से क्या थी, स्थिर रखकर मानकर चली जाती थी। 35 औंस सोना बराबर क्या रखा गया, एक यूएस डॉलर, ये कीमत निकाली गई। अब उसी आधार के 35 औंस सोना भारत में कितने का मिलेगा और फिर उसको इक्विवेलेंट करके डॉलर के साथ उसको जोड़कर हमने रिप्रेजेंट कर दिया और वैल्यू निकाल दिया। एक तरह से सोने से जोड़ा गया, लेकिन पेमेंट कैसे होगा, पेमेंट कैसे होगा, पेमेंट होगा हमारा कैसे, डॉलर में। मतलब हर पेमेंट को हम डॉलर में करना स्वीकार कर लिए। पहले क्या था, पहले नहीं था स्वर्णमान में, उस देश की मुद्रा को अपने देश में स्वर्ण की कीमत और भारत को अपने देश में स्वर्ण की कीमत के बराबर इक्विवेलेंट करके हम भुगतान कर देते थे। चाइना अपने देश की इक्विवेलेंट मुद्रा के रूप में और यहां पर भारत भी अपने देश की इक्विवेलेंट मुद्रा के रूप में भुगतान कर देते थे। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा चेंजेस हुआ और चेंजेस ये हुआ कि वास्तव में अगर देखा जाए इस प्रक्रिया के अंतर्गत हमने चेंजेस ये किया कि ब्रेटन वुड्स सिस्टम के अंतर्गत हमने जो निर्धारित दरें थी उसके रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन अब क्या होने लगा, अगर इस लेन देन के समय में ठीक मुद्रा का मूल्य, यहां पर रुपए का मूल्य अगर कम होने लगे, मान लेते हैं एक यूएस डॉलर बराबर 5 निकल कर आ गया, तो विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग एक तरह से करके रुपए की मांग बढ़ाते थे। और फिर अगर रुपए का मूल्य बहुत अधिक हो जाए, 4 डॉलर हो जाए, तो सरकार आपूर्ति बढ़ाकर इसे नियंत्रित करती थी। इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहती थी यहां पर, क्योंकि ये भी तो सोने से जुड़ा है, लेकिन बस पेमेंट का सिस्टम हमने डॉलर से बदल दिया, क्योंकि डॉलर के साथ पेमेंट करना शुरू कर दिया।
अब डॉलर के साथ पेमेंट करना शुरू कर दिया तो इस तरह से ये चीजें रिप्रेजेंट होकर निकल कर आ रही, ठीक है। एक यूएस डॉलर बराबर 1 अपॉन यहां पर क्या है 35 ओंस सोना के रूप में रिप्रेजेंट हो रहा है, 35 ओंस सोना के रूप में रिप्रेजेंट हो रहा है। अब दिक्कत यहां पर क्या आ गई, दिक्कत यहां पर क्या आ गई कि भारत ने विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग करके निश्चित दर को बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन 1966 में आर्थिक दबाव के कारण रुपए का मूल्यांकन करना पड़ा और विनिमय दर एक यूएस डॉलर बराबर 7.5 एक तरह से आईएनआर हो गई। दिक्कत कहां आने लगी, दिक्कत ये आने लगी कि अमेरिका के डॉलर की डिमांड बढ़ना शुरू हो गई। सब लोगों के लिए दिमाग में क्या बैठ गया, पेमेंट तो होगा किससे, केवल और केवल डॉलर में ही होगा। अब अमेरिका के लिए हमेशा ही डॉलर पर एक तरह से क्या है सप्लाई बढ़ानी पड़ती थी उसे, अर्थव्यवस्था में डॉलर कम ना हो इसलिए वो क्या करता था, हमेशा ही सप्लाई एक तरह से बढ़ाता था। और अब एक तरह से क्या है कि जब डॉलर बढ़ाएगा वो तो उसे क्या करना पड़ता था कि अमेरिकी डॉलर जब एक तरह से बढ़ाता था तो इसका मतलब है कि उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट भुगतान संतुलन जो दो देशों के बीच होता था उसमें चालू खाते में अपने आप को घाटे में रखना पड़ता था या भुगतान संतुलन में घाटे के रूप में रखना पड़ता। तो घाटे की पूर्ति के लिए वो डॉलर सप्लाई करता था और जब डॉलर सप्लाई करता था तो डॉलर को तो इक्विवेलेंट किया गया था सोने से, लेकिन सोना अमेरिका के पास कम पड़ रहा था, सोना अमेरिका के पास में कम पड़ रहा था और भारत के पास भी ऐसा पैसा नहीं था इतना कि भैया भारत हमेशा ही सप्लाई को कम कर सके और बढ़ा सके अपने विदेशी मुद्रा भंडार से। नहीं समझ में आया, फिर से एक बार समझिएगा मैंने क्या कहा, भैया अब अमेरिकी डॉलर की डिमांड होगी तो अब अमेरिका को क्या करना पड़ेगा, हमेशा डॉलर अर्थव्यवस्था बना के रखना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि हर देश दाम मांग रहा है क्या, डॉलर, क्योंकि भुगतान करना है तो डॉलर मांग रहा है। अब हर देश को डॉलर मांग रहा है तो भुगतान करना है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि नहीं। और अमेरिका के पास आप सोना नहीं है, 1971 में इस प्रणाली का फिर अंत कर दिया गया कि भैया यूएस डॉलर को सोने से अलग किया जा रहा है, हम एक तरह से क्या है कि अलग तरह की व्यवस्था को लेकर आ रहे हैं। इस अलग तरह की व्यवस्था के अंतर्गत ही एसडीआर वाले सिस्टम को डेवलप किया गया। क्या डेवलप किया गया, एसडीआर वाले सिस्टम को डेवलप किया गया इस अलग तरह की व्यवस्था के रूप में ही यहां पर। अब समझो इस एसडीआर सिस्टम को स्पेशल ड्राइंग रो। हमने क्या कहा, पहले तो हमने स्वर्णमान गोल्ड प्रणाली को अपना लिया, स्टैंडर्ड एक तरह से गोल्ड सिस्टम को अपना लिया, फिर हमने एक तरह से क्या ब्रिटेन वुड्स सिस्टम को अपनाया जिसमें अमेरिकी डॉलर को मीन मानकर हमने व्यापार करना शुरू किया और उसको जोड़ दिया सोने से अमेरिकी डॉलर को, ठीक। और फिर डॉलर से सोने से जोड़कर हमने उसका कीमत एक तरह से तय करके व्यापार करना शुरू किया। फिर प्रॉब्लम आई आईएमएफ को, ठीक। अब देखो कैसी प्रॉब्लम आई, हमने कहा कि अमेरिका को हमेशा ही डॉलर बनाकर रखना पड़ता था, ऐसे समझो अब, ठीक। देखो आपने बचपन में एक गेम खेला होगा जिसको हम लोग कहते हैं क्या, जिसको हम लोग व्यापार कहते थे, ठीक है, ट्रेड और कॉमर्स क्या नहीं कहते थे, व्यापार खेले, ठीक। जहां पर क्या होता है कि बहुत से देश व्यापार करते हैं, बहुत से लोग एक तरह से व्यापार करते हैं और शहरों को खरीदते थे। आपने देखा होगा हमने पोर्ट खरीद लिया, हमने कलकत्ता शहर खरीद लिया, हमने अहमदाबाद शहर खरीद लिया, हमने इस तरह से तो ट्रेड करने का काम करते थे बहुत से देश। आपने देखा होगा बहुत से देश एक तरह से क्या करते थे, ट्रेड करने का काम करते थे। अब ट्रेड में प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम क्या आई कि जब एक देश से दूसरी देश की वस्तुओं को मंगाते थे तो हमें प्रॉब्लम आई कि रुपए को एक्सचेंज कैसे करें। तो एक्सचेंज करने के लिए हमने सिस्टम को डेवलप कर दिया, सिस्टम को डेवलप कर दिया तो एक मुद्रा को हमने हाईलाइटेड बना दिया अर्थव्यवस्था में, अनजाने में उस मुद्रा का नाम है डॉलर। लेकिन अमेरिका की मनी की सप्लाई ज्यादा बढ़ना कारण से अमेरिका भी बड़ा ज्यादा परेशान रहता था, बड़ा ज्यादा परेशान रहता था। तब फिर क्या हुआ, नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया एसडीआर। अब एसडीआर क्या था, एसडीआर क्या था, आईएमएफ ने कहा कि देखो तुम लोग व्यापार कर रहे हो सारे के सारे देश, ठीक। अब व्यापार कर रहे हो तो व्यापार के समय में आप
एक तो बाजार में जाकर रुपए को बदलने की संकल्पना लेकर आ जाओ। आपको अगर पेमेंट करना है तो मांग और पूर्ति के आधार पर क्या कर दो, रुपए बदल लो। रुपए और डॉलर को बदल लो, रुपए के एक तरह से एन से बदल लो, रेनमिनमी से बदल लो, जिससे बदलना है आप एक तरह से डिमांड और सप्लाई से बदल लो। ठीक, अब डिमांड और सप्लाई से बदल लो, लेकिन मान लेते हैं कि आपके यहां पर क्या है कि कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, अर्थव्यवस्था में कुछ चुनौती आ जाती है। समझिएगा कैसे, ठीक है। अमेरिका ने कहा कि भैया, आईएमएफ ने कहा कि देखो भैया, आप लोग तो जाकर बाजार में डिमांड और सप्लाई के माध्यम से, डिमांड और सप्लाई के माध्यम से मुद्रा को बदलो, मुद्रा को बदलो डिमांड और सप्लाई के माध्यम से, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब $1 बराबर अगर 80 रुपए हो रहा है तो डिमांड और सप्लाई के आधार पर बदल लो। ठीक, अब डिमांड और सप्लाई के आधार पर बदल लो तो ये सब प्रॉब्लम हो जाती थी। अब जब प्रॉब्लम हो जाती थी तो फिर यहां पर चीजें चल रही थी, बड़े आराम से चल रही थी। लेकिन कभी कभी क्या होता था क्या कि जब हम एक तरह से अगर डॉलर की डिमांड करने लगे तो उसके कारण से रुपए का गिरना शुरू हो जाता था। डिमांड ज्यादा हो गई तो हमें कहना पड़ता था 90 रुपए दे लो, 100 रुपए ले लो। तो इस कारण से एक समस्या उत्पन्न होती थी जिसको हम लोग कहते हैं व्यापार असंतुलन। ठीक, या भुगतान असंतुलन की समस्या हो गई। इससे भुगतान की समस्या हो गई, क्यों? क्योंकि भुगतान डिसबैलेंस हो गया है अर्थव्यवस्था में। यहां मैंने क्या कहा, जब हम व्यापार करते थे तो व्यापार करने के बदले में, मुद्रा के बदले में हम $1 बराबर 80 चल रहा, लेकिन अचानक से डॉलर की डिमांड उठी और डॉलर की डिमांड उठने के कारण से अचानक से हमारा रुपए जब गिरने लगा तो हमने एक तरह से रुपए को बचाने के लिए अब कुछ कदम उठाए। हमने कहा अभी पेमेंट नहीं करेंगे। तो समस्या किसकी होगी? भुगतान की, डिसबैलेंस की। ठीक, दो देशों के बीच जब व्यापार होता है तो उनके लेन देन को एक खाते में रखा जाता है, उस खाते को हम लोग कहते हैं भुगतान संतुलन। ठीक, तो भुगतान संतुलन की समस्या उत्पन्न हो गई अर्थव्यवस्था में। अब इस समस्या से कैसे समाधान लिया जाए, इस समस्या से एक तरह से कैसे समाधान लें, इस समस्या से हम कैसे समाधान प्राप्त करें, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज यहां निकल कर आ गया कि भैया इस समस्या से हम कैसे समाधान करें, कैसे हम समस्या का एक तरह से निजात पाएं। तब आईएमएफ ने कहा कि देखो, अगर इस तरह की समस्या आए तो मैं एक पेपर गोल्ड नाम का आपको एक पेपर दे रहा हूं, एक कागज दे रहा हूं। ठीक, और उस कागज के माध्यम से आप दो देशों के बीच में एक दूसरे का भुगतान कर लीजिए, आपकी ये समस्या तात्कालिक रूप से सॉल्व हो जाएगी। और वही पेपर गोल्ड एसडीआर के नाम से जाना जाएगा। यही पेपर गोल्ड किस नाम से जाना जाएगा? एसडीआर के नाम से एक तरह से जाना जाएगा। इस तरह की समस्या और चुनौती से निपटने का एक उपाय आईएमएफ के द्वारा बताया गया। अब ये होगा क्या, कैसे काम करेगा, किस तरह से होगा, कैसे मिलेगा एसडीआर, कैसे एक तरह से यहाँ पर हम एसडीआर के रूप में, पार्टिसिपेंट के रूप में भागीदारी बनेंगे, एसडीआर हमें कैसे मिलेगा, हमारी भुगतान संतुलन की समस्या को सॉल्व करने के लिए ये हमें कैसे एक तरह से पेपर प्राप्त होगा या कैसे ये मुद्रा के रूप में प्राप्त होगा, कैसे काम करेगा। अब समझो ऐसे, आईएमएफ ने कहा क्या, एसडीआर काम करेगा जो भी हमारे देश का सदस्य देश है, जो भी सदस्य देश है वो हमारा एक तरह से अगर मेंबर बनता है, जो भी हमारे यहां पर मेंबर बना है, उस मेंबर की आपको क्या करनी पड़ेगी, एक फी देनी पड़ेगी, एक शुल्क देना पड़ेगा। जस्ट लाइक एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, फी नहीं बोलता है वो, एक शुल्क देना पड़ेगा मेंबर बनने के लिए। ठीक, और मेंबर बनने के लिए आपको एक शुल्क देना होगा। वही शुल्क जो होगा, जो आप दोगे मुझे, यही शुल्क कहलाएगा आपका कोटा। क्या कहलाएगा?
कोटा कहलाएगा यही शुल्क जो आप हमको दोगे मेंबर बनने के लिए। इस कोटे का निर्धारण हम आपके मेंबर बनने के समय में करेंगे कि आपके देश का जीडीपी कितना है, आप कैसे विकासात्मक कार्यों को कर रहे हो। इस तरह के आधार बनाकर हम कोटा का निर्धारण करेंगे यहाँ, और कोटा के आधार पर हम आपसे पैसा लेंगे, ठीक, जिससे मेरी एक तरह से क्या होगी, एक पूंजी जनरेट होगी, एक कैपिटल जनरेट होगी, मेरे पास पैसा आएगा तो मेरी एक पूंजी जनरेट होगी। जो ज्यादा डेवलप होगा उसका ज्यादा कोटा होगा, जो कम डेवलप्ड होगा उसका कम कोटा होगा, अर्थात उसकी कम फीस होगी। और कोटा यहां, उसी कोटा को हम कन्वर्ट करेंगे एसडीआर में। किसमें कन्वर्ट कर देंगे? एसडीआर में, ठीक। ये वास्तव में क्या है कि एसडीआर में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये एसडीआर आपका ही पार्ट है भैया, आपने फीस दिया, आपका ही पार्ट है, आप कभी भी इसको ले लेना, आप कभी भी इसको मांग लेना। यही कहलाता है रिजर्व ट्रेंच। रिजर्व ट्रेंच आप कभी भी इसको एक तरह से मांग लेना, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको जब चाहिए आपको क्या करना है कि कोटा को आप ले लीजिए। यही कहलाता है क्या? रिजर्व ट्रेंच कहलाता है, ठीक। इतना पैसा आप, जितना आपका कोटा निर्धारित है, आप कभी भी मांग सकते हो। तो अब आप सोच रहे होंगे क्या कि एसडीआर का मूल्य कैसे निकलेगा? भैया आपने कह दिया कि कोटा, कोटा में तो हमसे रुपए ले लिए, लेकिन अब इसके बदले में आप कह रहे हो हमसे एसडीआर ले लेना आप, तो ये एसडीआर का मूल्य कैसे निकाल लिया आपने? हमसे तो आपने पैसा ले लिया, फिर उसको कन्वर्ट कर दिया एसडीआर में, एसडीआर में कन्वर्ट कर दिया। अगर कभी भी भविष्य में हमको भुगतान की कोई समस्या आती है तो मैं एसडीआर आपको दे दूंगा, कि जो भी सदस्य देश हैं इस समस्या का निजात पा लेंगे। आप ले लीजिए और भुगतान कर लीजिए। इससे फायदा क्या होगा? इससे ये फायदा होगा क्या कि जो हमारा रुपए गिर रहा था, अगर मैं एसडीआर में भुगतान कर दिया तो रुपए का गिरना थम जाएगा, रुपए का गिरना थम जाएगा। क्यों? क्योंकि हम डॉलर की डिमांड नहीं करेंगे। अब हम कहेंगे क्या, हम तो एसडीआर में पेमेंट कर रहे हैं भैया, हम रुपए एक तरह से मैं पेमेंट नहीं कर रहा, मैं एसडीआर में पेमेंट कर रहा है, तो बच गई अर्थव्यवस्था। तो अब डिमांड डॉलर की नहीं होगी, क्योंकि रुपए से नहीं मांगना है। अब हम डायरेक्ट एसडीआर से कर रहे हैं, और इसको हम लोग निकाल कर एसडीआर से एक तरह से अपनी भुगतान संतुलन को संतुलित करने का प्रयास कर लेंगे, ठीक है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा क्या कि सर एसडीआर का निर्धारण कैसे होगा? तो अब कहता है क्या आईएमएफ कि देखो भैया, एसडीआर का निर्धारण करने के लिए हम कुछ मुद्राओं की टोकरी बनाएंगे। उसकी क्या बनाएंगे? टोकरी बनाएंगे, उसकी बास्केट बनाएंगे, ठीक। हम उसकी टोकरी बनाएंगे, उसकी बास्केट बनाएंगे, बास्केट में कुछ मुद्राओं को रखेंगे जिसके आधार पर हम रेट तय करेंगे। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कौन सी मुद्राएं रखोगे, ठीक। तो अभी क्या है, इस टोकरी में 5 मुद्राएं शामिल हैं। एक तो डॉलर शामिल है, दूसरा जापान का येन शामिल है, रेन मिनमी शामिल है, चीन की मुद्रा एक तरह से शामिल है यहां पर, ठीक है। पौंड शामिल है, पौंड शामिल है किसका? ब्रिटिश का एक तरह से पौंड स्टेर्लिंग शामिल है यहां पर, और एक मुद्रा और शामिल है जिसका नाम है यूरो। 5 मुद्राएं एक तरह से हम शामिल करेंगे, और शामिल करके एक तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब भारत कहेगा क्या, अरे भैया तुम 5 मुद्राओं को काहे शामिल करो, हमारी मुद्रा को भी शामिल करो इस टोकरी में। रेट तय करना है एसडीआर का, तो एसडीआर का रेट तय करना है तो आपको मेरी मुद्रा को भी शामिल करना होगा। तो आईएमएफ ने कहा देखो भैया, हम इसलिए शामिल नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम हर मुद्रा को शामिल कर रहे हैं, हम 5 मुद्राओं को इसलिए शामिल कर रहे हैं क्योंकि इनका सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट है। ये देश वो हैं जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, इसलिए शामिल होने की शर्त क्या होगी? जिस देश का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होगा उन 5 देश की मुद्राओं को हम उठाएंगे। इसमें अगर शामिल होना है तो आपको 5 देशों की मुद्राओं में शामिल होने के लिए एक्सपोर्ट को दिखाना होगा कि आपके यहां से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। दूसरा, सबसे ज्यादा एक तरह से डिमांड में रहने वाली मुद्रा और इजी कन्वर्ट रहने वाली मुद्रा,
को हम इसमें शामिल कर रहे हैं। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट की मुद्रा को हम शामिल कर रहे हैं और सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाली मुद्रा को हम इसमें शामिल कर रहे हैं। हम इसीलिए इन 5 मुद्राओं को लेकर आ रहे हैं क्योंकि इन देशों की मुद्राएं सबसे ज्यादा, ये देश सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करने का मतलब इनकी मुद्राओं की डिमांड रहे हमेशा, और ये मुद्राएं वास्तव में इजी टू कन्वर्ट हैं। हर कोई इसको कन्वर्ट करना चाहता है। हर कोई चाहता है ना, डॉलर मिल जाए, येन मिल जाए, पौंड मिल जाए, चीन का रेनमिनमी मिल जाए, यूरो मिल जाए। हर कोई चाहता है कि हमें ये देश की मुद्राएं मिल जाए। तो हमने इसलिए उनको शामिल किया है। सबको नहीं शामिल कर सकते। भारत समझो, और भारत से कहा कि तुम्हारा एक तरह से ये चीजें रिप्रेजेंट। अब ये कह दिया क्या, भारत ने कहा तो हम तो कभी शामिल ही नहीं हो पाए। अरे भैया रुक तो जाओ, हम 5 साल की समीक्षा के बाद में फिर तय करेंगे और व्यापार और आर्थिक प्रणालियों के सापेक्ष महत्व को देखते हुए फिर हम परिवर्तन करेंगे। आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो। और जो भी यहां पर फिर लेन देन होगा वो आप एसडीआर में कर लेना। वस्तुओं के संदर्भ में नहीं होगा ये कि उठाकर एक तरह से आप वस्तुओं के संदर्भ में कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि आपका भुगतान संतुलन गड़बड़ हुआ है तो आप एसडीआर के रूप में इस भुगतान संतुलन को सुधारने का काम कर सकते हो और अपने देश की मुद्रा में स्थिरता ला सकते हो। और देखो भैया, ये तुम्हारा कोटा तुम्हारे जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें दिखेगा। तुमने पैसा दिया ना कोटा का निर्धारण के बेस पर एसडीआर, तो वो एसडीआर आपका हम विदेशी मुद्रा भंडार में दिखा रहे हैं कि ये आपका एसडीआर जो हमारे पास रखा है रिजर्व है। ये आपका हम विदेशी मुद्रा भंडार का पाठ बनाकर रखे हुए हैं, आप चिंता मत करो। अर्थात ये वहां पर दिख रहा है आपका। आप ये ना सोचना कि मैंने रख गया और खा गया। और इस पैसे से हम क्या करेंगे कि लोगों को इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपनी कैपिटल को पैसा लगाएंगे, ग्रोथ करेंगे, और फिर हम जब ग्रोथ करेंगे तो कैपिटल मेरी होगी। उस कैपिटल से जब पैसा बढ़ेगा, और अगर हमें लगता है भविष्य में कि हमें इकोनॉमी को सुधारने के लिए आप पैसा देने की जरूरत है तो मैं आपको दूंगा। तो मैं आपको एक तरह से क्या कर दूंगा, उस देश को पैसा बांटना शुरू कर दूंगा कि भैया ये लो पैसा, तुम लोग रखो थोड़ा थोड़ा पैसा एसडीआर, और जिससे अपने देश का विकास करो। क्योंकि ये कैपिटल हमारे पास में रखी हुई है, वो पैसा है, तो अब जाहिर सी बात है क्या, वो पैसा से हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। अर्थात एक तरह से उस पैसे का क्या करेंगे, हमारी कैपिटल है, उस कैपिटल को हम बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि उससे और ज्यादा जनरेट हो मुद्रा। और जब मुद्रा जनरेट होगी तो हमारा एक तरह से क्या होगा कि जब पैसा बढ़ जाएगा, और मुझे लगता है भविष्य में तो मैं आप लोगों को बांट भी सकता हूं, जैसे कोविड के समय में आईएमएफ ने मुद्राएं बांटी, एसडीआर बांटी कई देशों के कोविड महामारी से निपटने के लिए। आप एसडीआर को रख लीजिए। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि एसडीआर क्या है। एसडीआर एक तरह से आईएमएफ की एक कृत्रिम मुद्रा है जिसे पेपर गोल्ड कहते हैं। ये बैलेंस शीट में एक एंट्री है, ये एंट्री है, और बैलेंस शीट में एक एंट्री है जो दो देशों के बीच में अगर कोई भी लेन देन के संदर्भ में कोई भी अगर रिप्रेजेंट होता है तो प्रॉब्लम आती है, तो उसको सॉल्यूशन देने का एक समाधान है। ये प्रत्यक्ष दावा नहीं है कोई आईएमएफ के ऊपर कि गए हम आईएमएफ से, भैया हमारा सोने में कन्वर्ट करके दे दो, हमारा इसमें कन्वर्ट करके दो। ऐसा कोई प्रत्यक्ष दावा नहीं है, बल्कि ये एक तरह से यहां पर कृत्रिम मुद्रा, आर्टिफिशियल एक तरह से मनी के रूप में काम करती है। करेंसी नहीं है ये आईएमएफ की, लेकिन कृत्रिम मुद्रा के रूप में काम करती है, आर्टिफिशियल एक तरह से यहाँ। इसीलिए इसे पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। और ये एक तरह से क्या है कि जैसे सोने का भंडारण अपने देश में रखा जाता है, उसी तरह से उसके रूप में भी कार्य करता है। यहाँ कोई भौतिक रूप नहीं है, ठीक। तो अब इसी को हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं और चीजों को समझ लेते हैं। यहां पर आईएमएफ हमने हर सात चीजों को समझा दिया कि भैया क्या है। विशेष आहरण अधिकार एसडीआर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा 1969 में बनाया गया एक अंतरराष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति अर्थात रिजर्व एसेट्स है। हमने पैसा दिया ना कोटे में, और कोटे में पैसा दिया तो ये रिजर्व एसेट्स है, हमारा ही पैसा है, उसको कन्वर्ट कर दिया उन्होंने ऐसे। एसडीआर का निर्धारण कैसे कर दिया, उन्होंने कहा 5 देश की मुद्राओं के माध्यम से हम एसडीआर की कीमत निर्धारित करें। उस देश
का जितना एक तरह से एक्सपोर्ट है उसका जितना भारांश होगा, उस भारांश के बेस पर हम इसकी कीमत करेंगे। आगे चल के देखें, यह तो ना कोई वास्तविक मुद्रा है और ना ही आईएमएफ पर कोई प्रत्यक्ष दावा है। हम दावा नहीं कर सकते आईएमएफ, बल्कि ये आईएमएफ के सदस्य देशों की स्वतंत्र रूप से उपयोग योग्य मुद्राओं का एक संभावित दावा है। एसडीआर को अक्सर पेपर गोल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि ये सोने या अन्य मुद्राओं की तरह भंडारण संपत्ति के रूप में कार्य करता है, लेकिन इसका कोई भौतिक रूप नहीं होता है, याद रखेंगे। ठीक है, एसडीआर को क्यों लाया गया था? क्योंकि ब्रिटेन वुड्स की सीमाएं थी, वैश्विक तरलता की कमी हो रही थी। वास्तव में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तरलता संकट था, जिसके कारण भुगतान संतुलन की समस्याएं बढ़ गई, क्योंकि अमेरिका अपनी पैसे को ज्यादा नहीं डाल पा रहा था, बहुत कम सीमित तरीके से डाल पा रहा था, इसीलिए। और सोने और डॉलर की अस्थिरताएं भी थी, और वैश्विक वित्तीय अस्थिरताओं के कारण से हमारी विशेष आहरण अधिकार सिस्टम को लाया गया, जिसके अंतर्गत एसडीआर एक कृत्रिम मुद्रा उपकरण, आर्टिफिशियल करेंसी इंस्ट्रूमेंट है, जिसे आईएमएफ ने वैश्विक तरलता, ग्लोबल लिक्विडिटी बढ़ाने और सदस्य देशों के विदेशी मुद्रा भंडार को पूरा करने के लिए बनाया था। इसका मूल्य 5 प्रमुख मुद्राओं की टोकरी, बास्केट ऑफ करेंसी पर आधारित है। अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी युआन, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, ये पांचों मुद्राएं आपको याद रखना। मुद्रा कोड है इसका XDR, XDR मुद्रा कोड है इसका, और मूल्यांकन है एसडीआर का मूल्य दैनिक आधार पर गणना किया जाता है, जो इन 5 मुद्राओं की बाजार विनिमय दरों के भारित औसत पर आधारित होता है। दैनिक एक तरह से आधार पर इसकी गणना होती है एसडीआर की कीमत की। प्रत्येक 5 वर्ष में इस टोकरी की समीक्षा और समायोजन किया जाता है। मैंने कहा ना, 5 साल में इसका समायोजन किया जाएगा और समीक्षा की जाएगी, किस देश को शामिल करना है, किसको बाहर करना है, ताकि ये वैश्विक व्यापार और आर्थिक प्रणालियों में मुद्राओं के सापेक्ष महत्व को दर्शा के। उपयोग क्या है? एसडीआर का उपयोग मुख्य रूप से आईएमएफ के आंतरिक लेखांकन, इंटरनल अकाउंटिंग के लिए सदस्य देशों की भुगतान संतुलन की समस्याओं को हल करने और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। आम लेन देन के लिए नहीं होगा, प्रत्यक्ष लेन देन, वस्तु को बेचा और एसडीआर में भुगतान कर दिया, नहीं। भुगतान संतुलन की समस्या का समाधान करने के लिए इसका किया जाता है। मुद्रा विनिमय, सदस्य देश अपने एसडीआर को अन्य देशों की स्वतंत्र रूप से उपयोग मुद्राओं के लिए विनिमय कर सकते हैं। यह प्रक्रिया आईएमएफ की मध्यस्थता से होगी। आप एसडीआर देकर डॉलर प्राप्त कर सकते हो, ये कर सकते हो, लेकिन उसमें मध्यस्थता कौन करेगा? आईएमएफ करेगा। ऐसे नहीं है कि जाके बाजार में आपने ये कर लिया, इस तरह से नहीं। आईएमएफ की मध्यस्थता से हो सकता है ये बात। एसडीआर का उपयोग भुगतान संतुलन की समस्याओं को हल करने, ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने, आईएमएफ के साथ लेन देन, ऋण चुकौती के लिए किया जा सकता है। लेखांकन इकाई है एसडीआर, आईएमएफ और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए खाते की इकाई, मैंने कहा ना, एंट्री है केवल और केवल के रूप में कार्य करता है। उदाहरण के लिए आईएमएफ किसी देश का कोटा और मतदान अधिकार में व्यक्त किए जाते हैं। यहां पर ब्याज दर, एसडीआर पर ब्याज दर साप्ताहिक आधार पर निर्धारित की जाती है, मूल्य इसका डेली बेसिस पर, लेकिन ब्याज दर साप्ताहिक आधार पर हो। जो एसडीआर की टोकरी की मुद्राओं के पूंजी बाजार में दीर्घकालिक सरकारी ऋण साधनों की ब्याज दरों के भारित औसत पर आधारित होती हैं। याद रखेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से कि एसडीआर की जो एक तरह से ब्याज दर है साप्ताहिक आधार पर निर्धारित की जाती है। जो एसडीआर टोकरी की मुद्राओं की पूंजी बाजार में दीर्घकालिक सरकारी ऋण साधनों की ब्याज दरों के भारित अनुपात के रूप में एक तरह से निकल कर ब्याज दर आईएमएफ से उधार लेने और एसडीआर धारकों को भुगतान करने के लिए उपयोग की जाती हैं। याद रखेंगे, ठीक है। चुनौतियां हैं, सीमित उपयोग है। एसडीआर का उपयोग केवल सरकारी स्तर पर होता है और यह सामान्य लेन देन के लोकप्रिय नहीं है। याद रखेंगे, आवंटन में असमानता है। एसडीआर आवंटन कोटा आधारित होता है, जिसके कारण धनी देशों को अधिक एसडीआर मिलता है जबकि विकासशील देशों को कम। ठीक है, भारत ने इस पर चिंता जताई है। दुरुपयोग का डर, कुछ लोग एसडीआर का उपयोग गैर आर्थिक उद्देश्य जैसे कर्ज चुकाने और जरूरी खर्च के लिए कर सकते हैं, ये भी एक तरह से यहां पर माना गया है। कौन कौन सी मुद्राएं हैं? यूएस डॉलर है, यूरो है, चाइनीज रेनमिनबी है, जापानी येन है, पाउंड स्टेर्लिंग है। सबसे अधिक भारांश किसका है? याद रखना, यूएस डॉलर का, फिर है यूरो का, फिर है यूरो का, और फिर चाइनीज रेनमिनबी का है, और फिर जापानी येन का, और सबसे कम है पाउंड स्टेर्लिंग का भारांश दिया गया है। ये एक तरह से यहां पर रिवाइज्ड हुआ है। कब? 2022 में एक तरह से वेटेज को रिवाइज किया गया है। इस वेटेज को बहुत अच्छी तरीके से आपको दिमाग में लेकर चलना है आपके रूप में, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर हमारे क्वेश्चन की श्रृंखला है। एसडीआर को मैंने एक तरह से समझा दिया। एक जो है एंट्री है,
एंट्री है, एंट्री के रूप में आपको ये मिल गया कि भैया आपके इतने एक तरह से पैसे हमारे पास रखे हुए हैं और इस पैसे को अगर कहीं ट्रांसफर करना है तो बताना। हम अपने उस पैसे को कहाँ दिखाते रहते हैं कि भैया जब भी जरूरत हुई तो हमने अपने रिजर्व कोटा के आधार पर उतना पैसा एसडीआर के रूप में मांग लिया और लोगों को भुगतान कर दिया। बस ये एंट्री के रूप में एक तरह से रिप्रेजेंट होता है, कोई कागजी मुद्रा के रूप में काम नहीं करता है, ना ही एक तरह से यहाँ पर इसको हम देख सकते हैं उस तरह से कागज के रूप में। ठीक है, तो विशेष आहरण अधिकार है, ठीक है, अधिकार है के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आईएमएफ द्वारा हाल के वर्षों में एसडीआर आवंटन के संदर्भ में सही नहीं है? आप फटाफट इसका जवाब दीजिएगा यहां। ठीक है, 2021 में आईएमएफ ने वैश्विक महामारी के प्रभावों से निपटने के लिए अब तक का सबसे बड़ा एसडीआर आवंटन किया है यहां। ठीक है, तो जाहिर सी बात है क्या कोविड-19 के दौरान एक तरह से महामारी से निपटने के लिए अब तक का सबसे बड़ा एसडीआर का आवंटन किया है। ये बात एक तरह से बिल्कुल ठीक कही गई है वास्तव में। ठीक है, बिल्कुल ठीक कही गई है वास्तव में यहां। ठीक है, एसडीआर आवंटन केवल उन देशों को किया जाता है जो भुगतान संकट का सामना कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, तो एक तरह से क्या है भुगतान संकट का सामना कर रहे हैं, नहीं केवल और केवल क्या, केवल नहीं, ऐसा नहीं है, गलत हो जाएगा यहाँ पर। सही है का मतलब है क्या, ये एक तरह से गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि केवल उन देशों को किया जाता है, ऐसा नहीं है, सदस्य देशों के लिए किया जाता है। ये हर व्यक्ति हर देश कर सकता है क्योंकि उसका कोटा है। तो कोटा है तो कोटा के आधार पर कभी पैसा मांग सकता है क्योंकि उतना तो पैसा उसने दिया है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, गलत के रूप में रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, एसडीआर आवंटन भारत की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, नहीं भैया अमेरिका की अभी देखा है। ठीक है, सबसे ज्यादा डेवलप है अमेरिका, तो अमेरिका क्या है। एसडीआर का आवंटन का उपयोग केवल सोने के भंडार को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, एसडीआर का एक तरह से भुगतान संतुलन में भी किया जा सकता है, रिजर्व कोटे में भी किया जा सकता है, कई चीजों में किया जा सकता है। आंसर क्या होगा, एक होगा। यहां आपको इसको एक तरह से दिमाग में लेकर चलना है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विदेशी अभिकार ही लिख रहा है, अधिकार है कि टोकरी में किसी मुद्रा को शामिल करने के लिए आईएमएफ द्वारा प्रयोग, ठीक है, शामिल करने के आईएमएफ द्वारा उपयोग किए जाने वाले मानदंडों में शामिल नहीं है। ठीक है, वैश्विक व्यापार और वित्तीय लेन देन, ठीक है, शामिल है, और देश की मुद्रा की जीडीपी के आधार पर, ठीक है, टोकरी में शामिल है। तो जीडीपी के आधार पर नहीं, व्यापार देखा जाता है, लेन देन देखा जाता है। मुद्रा की एक तरह से क्या है, स्थिरता की देखी जाती है, ये देखा जाता है, ये देखा जाता है, लेकिन जीडीपी का आधार नहीं। मैंने कहा ना, दो आधार है, टोकरी में शामिल होना है, व्यापार देख लो, और इजी टू कन्वर्ट। इजी टू कन्वर्ट का मतलब क्या हो गया, इजी टू कन्वर्ट का मतलब मनी, मनी में एक तरह से इजी टू कन्वर्ट हो, स्थिरता हो, यही एक तरह से क्या होगा। ठीक है, चीजें रिप्रेजेंट होगी। तो कौन सा मानदंड एक तरह से शामिल नहीं है, तो मानदंडों का उपयोग अगर देखा जाए तो ये शामिल नहीं है। निर्यात में योगदान देखा जाता है कि भैया कैसा निर्यात में योगदान है, उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। फ्रीली यूजेबल होना चाहिए ये एक तरह से, ठीक है। लेकिन जीडीपी का आकार जो सीधे मानदंड के रूप में नहीं है, आप प्रत्यक्ष रूप से कह सकते हो, यहाँ पर ये चीज आपको रिप्रेजेंट करना है। हमने एक तरह से आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा ही दिया है। विशेष आहरण अधिकार के उपयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एसडीआर का उपयोग करके एक देश अपनी राष्ट्रीय मुद्रा को अन्य सदस्य देशों की मुद्रा से विनिमय कर सकता है, ठीक है, यहां ठीक। एसडीआर पर ब्याज दर लागू होती है जो एसडीआर टोकरी की मुद्राओं पर आधारित होती है,
ठीक है। एसडीआर का उपयोग केवल आपातकालीन स्थिति में ही किया जा सकता है, ठीक है। तो एक तो बिल्कुल 100% सही है कि आप एक तरह से विनिमय कर सकते हो विदेशी मुद्रा को भी अपने देश की। यहाँ पर एसडीआर में एक तरह से क्या है, ब्याज दर का निर्धारण होता है और ये ब्याज दर निर्धारित होती है टोकरी पर आधारित, एक तरह से मुद्राओं पर आधारित होती है। तो ये दोनों तो बिल्कुल एक तरह से ठीक है यहाँ पर, बहुत ठीक है। तो अब आप एक से नहीं कह सकते हो आपातकालीन वित्तीय जरूरत जब भी होगी, ठीक है, रिजर्व की जरूरत पड़ जाती है, अन्य वित्तीय जरूरत पड़ जाती है रिजर्व प्रबंधन करने के लिए भी, तो भी हमें एक तरह से केवल लिखा हुआ है तो केवल आपातकालीन स्थिति में किया जा सकता है, लेकिन केवल के रूप में नहीं है। आंसर क्या होगा, बी इसका सही आंसर होगा। 1 और 2 इसके सही जवाब के रूप में रिप्रेजेंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा विशेष आहरण अधिकार की टोकरी का हिस्सा नहीं है? फटाफट बताओ। जापान, भारतीय रुपया, यही है, ठीक है। नेक्स्ट है, विशेष आहरण अधिकार है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुछ एक तरह से कथन दिए गए हैं, उन पर आपको विचार करना है, ठीक है। एसडीआर का उपयोग करके एक देश अपनी मुद्रा को स्थिर करने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है, ठीक है। बिल्कुल ठीक बात है, हस्तक्षेप कर सकता है। मैंने कहा ना, भुगतान संतुलन की समस्या होगी, अस्थिरता आएगी तो अपना उपयोग कर सकता है, बिल्कुल एक तरह से ठीक है। यहाँ पर हस्तक्षेप कर सकता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। एसडीआर की ब्याज दरें वैश्विक आर्थिक स्थिति के आधार शून्य हो सकती है। नहीं भैया, शून्य नहीं हो सकती, गलत है। एसडीआर की मुद्राएं, जो टोकरी की मुद्राएं हैं, उनके एक तरह से टोकरी की मुद्राओं के आधार पर होती हैं, ठीक है। शून्य नहीं होती, कम हो सकती हैं, न्यूनतम दर पर हो सकती हैं, लेकिन शून्य नहीं होंगी। शून्य तो होगी नहीं तो फिर फायदा नहीं होगा ना आईएमएफ को। आईएमएफ का भी तो कैपिटल बढ़ रहा है, तभी तो वो दान दे रहा है। 2021 में सबसे बड़ा दान दिया है, तो आप कैसे शून्य कर सकते हो? यहां पर उसको भी तो पैसा कमाना है ना, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस में शून्य नहीं हो। एसडीआर को हाल ही के वर्षों में वैक्सीन, वित्त पोषण जैसे वैश्विक स्वास्थ्य उपायों के लिए उपयोग करने के लिए प्रस्ताव किया गया था। पहला और तीसरा इसका सही है, बी इसका सही जवाब होगा, याद रखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक विशेष आहरण अधिकार की प्रभावशीलता को सीमित करता है? कौन सा एक तरह से एसडीआर की प्रभावशीलता को यहां पर सीमित करता है, ठीक है। प्रभावशीलता का मतलब एसडीआर की भूमिका को कम कर रहा है, अगर देखा जाए, ठीक है। एसडीआर टोकरी में सीमित संख्या में मुद्रा शामिल होना, नहीं, ये सीमित नहीं है, पर्याप्त है। एसडीआर का उपयोग केवल आईएमएफ के सदस्य देशों का सीमित होना, नहीं, ठीक है। प्रभावशीलता आईएमएफ के सदस्य देशों तक ही है, जो देश सदस्य होगा वही। एसडीआर आवंटन में विकसित देशों की हिस्सेदारी अधिक होना, ये इसकी प्रभावशीलता कम, क्योंकि वो लोग हस्तक्षेप कर जाते हैं इस कारण से, ठीक है। बड़ा हिस्सा मिल जाता है एसडीआर का और विकासशील देशों को कम हिस्सा मिलता है। ये इसकी एक सबसे बड़ी चुनौती आ जाती है, ये इसकी सबसे बड़ी चुनौती आ जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी इसका सही जवाब हो। विशेष आहरण अधिकार, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आईएमएफ की हाल की नीतियों के संदर्भ में सही नहीं है? फटाफट एक तरह से बताएंगे यहां पर क्या आंसर होगा, ठीक है। 2021 में किए गए एसडीआर आवंटन का उद्देश्य निम्न आय वाले देशों की उनको आर्थिक रिकवरी की सहायता करना था, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल एक तरह से सही है। सही नहीं है पूछा है यहाँ। एसडीआर आवंटन सभी आईएमएफ सदस्य देशों के वितरित किया जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। आईएमएफ ने हाल ही में वर्ष में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उपकरण के रूप में उपयोग करने का प्रस्ताव दिया, बिल्कुल ठीक है। एसडीआर आवंटन का उपयोग किसी भी स्थिति में बिना आईएमएफ की अनुमति के किया जा सकता, बिना आईएमएफ की अनुमति के नहीं किया जा सकता है, यही गलत हो गया, ठीक है, यही इसका गलत हो गया यहाँ, ठीक है। विशेष आहरण अधिकार ही मानिएगा इसको, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार करें। एसडीआर का उपयोग आईएमएफ सदस्य देशों द्वारा अपनी रिजर्व मुद्रा को विविधीकरण करने के लिए किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक बात है, विविधीकरण के लिए किया जा सकता है, कई तरह के रोल अदा करने के लिए। एसडीआर की टोकरी में किसी मुद्रा को शामिल करने के लिए उसका देश आईएमएफ का सबसे बड़ा कोटा धारक होता है, सबसे बड़ा एक तरह से कोटा धारक होता है। एसडीआर की टोकरी में किसी मुद्रा को शामिल करने के लिए उसका देश आईएमएफ का सबसे बड़ा कोटा धारक होता है, ठीक है।
आईएमएफ का सबसे बड़ा कोटा धारक एक तरह से यहाँ पर क्या है, नहीं होता है, बल्कि वैश्विक व्यापार को आधार बनाकर इसमें शामिल हुआ जाता है। आईएसडीआर आवंटन का उपयोग किसी देश द्वारा अपने आईएमएफ कोटा सदस्यता शुल्क के भुगतान के लिए किया जा सकता है। ठीक है, आईएमएफ कोटा सदस्यता शुल्क के भुगतान के लिए किया जा सकता है। ये भी एक तरह से बिल्कुल ठीक है, 100%। ठीक है, पहला और तीसरा इसका सही जवाब होगा, अर्थात बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा पीछे भी देख लेते हैं, वो शायद हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पर, एसडीआर का उपयोग केवल आईएमएफ के सदस्य देशों द्वारा किया जा सकता है, गैर सदस्य देशों द्वारा नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, एसडीआर का उपयोग एक तरह से केवल और केवल किसके द्वारा किया जा सकता है, सदस्य देश के द्वारा कर सकते हैं। गैर सदस्य देश तो आइए इसका एक तरह से प्रयोग कर ही नहीं सकते हैं। आपको हमने एक तरह से बता ही दिया है कि इसका उपयोग यहाँ पर नहीं कर सकते हैं यहाँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, सदस्य देश। एसडीआर को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रत्यक्ष भुगतान के साधन के लिए, प्रत्यक्ष नहीं, ठीक है, अर्थात रुपए देकर नहीं, अप्रत्यक्ष भुगतान के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, अप्रत्यक्ष भुगतान के साधन। ये गलत हो। एसडीआर का मूल्य निर्धारण हर 5 साल में संशोधन किया जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। 1 और 3 इसका सही जवाब होगा। प्रत्यक्ष भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है, इसका मुख्य रूप से एक तरह से भुगतान संतुलन की समस्या को हल करने के लिए, रिजर्व बढ़ाने के लिए, ठीक है, अन्य देश की मुद्राओं के साथ विनिमय करने के लिए, ठीक है, मतलब वस्तु और सेवा का सीधे खरीदारी करने के लिए एसडीआर का प्रयोग नहीं होता है। इस बात को आपको दिमाग में रखना है। तो आपको प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष होगा, इसका 1 और 3 इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, 1 और 3 इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। इस तरह से ये हमने एक तरह से क्या किए हैं, आपके क्वेश्चंस की प्रणाली को लागू कर दिया। ठीक, तो हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए हैं आप लोगों के। विशेष आहरण अधिकार पर बेस्ड होकर हमने ये क्लास ली। इसी तरीके से क्लास प्रतिदिन मैं लाता रहूँगा आप लोगों के लिए, चिंता मत करिएगा। और हम लोग कल फिर मिलेंगे 9:30 बजे इसी समय अपनी नए टॉपिक के साथ में। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।